सम्माननीय सेक्रेटरी साहब, राहते जी, श्री राजेंद्र कुमार जी, मेरे प्रिय मित्र राघवेंद्र जी, प्रोफेसर नुजहत मैडम जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की विधि विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर जी.वी. राव साहब, सीनियर एडवोकेट, आशुतोष जी जिन्होंने मेरे साथ कम्युनिकेट किया, यहाँ उपस्थित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति, ऑनलाइन हम लोगों से जुड़े हुए अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण, मैं धन्यवाद देता हूं मिनिस्ट्री को इस महत्वपूर्ण विषय पर यह चर्चा रखने के लिए। मेरा विषय है देश के निर्माण में मौलिक कर्तव्यों की क्या भूमिका है। हम लोगों ने अधिकारों की चर्चा बहुत बार की है, अधिकार की चर्चा हमेशा करते भी हैं। वास्तव में हमारा संविधान जब बना था तो मूल कर्तव्य करके कोई साफ साफ दो टूक शब्दों में बात नहीं कही गई थी। अधिकारों की बात करने के लिए मौलिक अधिकार था, उसके अलावा अन्य भी अधिकार थे, लेकिन मूल कर्तव्य को लेकर कोई बात नहीं कही गई थी। तो आज जिस पॉइंटर्स के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं, अगली स्लाइड पे आ जाए, वो ये कि संवैधानिक अधिकार का क्या अर्थ है। तो मैं संक्षेप में कहूंगा, संवैधानिक अधिकार का अर्थ है वे अधिकार जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। वह सबसे उसमें शक्तिशाली अधिकार है जो मौलिक अधिकार है, जो भाग 3 में है। उसके अलावा भी अधिकार हैं जो अन्य भागों में है। मिसाल के तौर पर संपत्ति का अधिकार, वह संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं है जितना हमारा मौलिक अधिकार है। तो कई संवैधानिक अधिकार हैं। दूसरा बिंदु है मूल कर्तव्य। वह कहां है और क्यों है, इसमें कई वक्ता चर्चा करेंगे। मैं संक्षेप में इतना ही बताना चाहूंगा, और शायद हम में से सब लोगों को पता भी होगा कि स्पष्ट रूप से यह अनुच्छेद 51 क में बताया गया है। लेकिन हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कैसे अन्य भी कर्तव्य है हमारे पास संविधान में। मूल कर्तव्य क्यों होने चाहिए, और मौलिक जब हमारा जब संविधान बन रहा था तो उस समय भी तो लोगों के दिमाग में बात आई होगी, पर उन्होंने यह नहीं डाला। उसके पीछे कारण क्या था? मैं समझता हूं उसके दो कारण थे। एक तो कारण यह था कि जब संविधान की रचना हो रही थी तो उस समय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे थे जो हमारे ऊपर लागू होते थे, हमारी ड्यूटी के बारे में बात करते थे, जिसकी चर्चा मैं अगली स्लाइड में करूंगा कि वो कौन कौन से प्रावधान थे। वास्तव में वो प्रावधान मौलिक अधिकार में भी थे, जो कहते थे कि कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो हमारे ऊपर लागू होते हैं, क्योंकि तभी दूसरे का जो अधिकार है वो सुनिश्चित हो पाएगा। पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने जो जेल में लंबा समय बिताए थे, जिनके परिवार के लोग ने अपनी कुर्बानी दे दी थी, वो इस देश की व्यवस्था के बारे में, देश को क्या चाहिए उसके बारे में हमसे बेहतर जानते थे। उन्होंने देश के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी थी उसको निभाया था, जो उनका कर्तव्य था। समाज के प्रति जिम्मेदारी थी, उसको भी निभाया था, लोगों को जागृत करके। व्यक्तिगत जो उनकी सुविधाएं थी उसका परित्याग किया था। तो उनका यह मानना था कि ये सब ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही इनहेरेंट है, कि देश के प्रति हमें सतर्क होना चाहिए, हमें देश के प्रति बलिदान करना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए। ये सब ऐसी बातें जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे घर कोई आता है तो हम जो है बच्चों को बताते हैं कि आने पर उनको प्रणाम करना है। हमने अपने यहां कोई चार्टर लिख कर नहीं रखा है कि कोई बड़ा आएगा तो उनको प्रणाम करना है, दादा आएंगे तो उनके पैर छूने हैं, साथ के लोग होंगे उनको ग्रीट करना। ये हमने लिख कर नहीं रखा है, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने आप वो फ्लो कर जाती हैं, ये इनहेरेंट है हमारे अंदर। तो उनके दिमाग में ये था कि ये सब बातें तो इनहेरेंट है, ये खुद ही खुद हमारे संस्कारों से, घर के संस्कारों से आएंगी। दूसरा, जो हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो उसमें जो बिल्डअप होना है वो शिक्षा के माध्यम से आएगा। शिक्षा में ऐसे संस्कार दिए जाएंगे, विद्यालयों में ऐसे संस्कार दिए जाएंगे, और इसलिए इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए उन्होंने मौलिक कर्तव्य को वहां नहीं डाला।
क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज है जिसमें केवल जरूरी बातें देनी चाहिए। तो यह क्यों मौलिक कर्तव्य को अब देना पड़ा? 1976 में इमरजेंसी के बाद इसको लाया गया। उस समय की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे क्योंकि उनके मौलिक अधिकारों को कुचल दिया गया था। इसलिए जनता में थोड़ा भाव डालना चाहते थे कि भाई मौलिक कर्तव्य भी आपका है। वास्तव में उसकी पृष्ठभूमि तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक बड़ा अच्छा काम हुआ। मैं कहूंगा 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में जो कुछ अच्छे काम हुए, उसमें एक अच्छा काम यह हुआ कि मूल कर्तव्य का इनकॉर्पोरेशन हो गया। बाद में अगले संविधान संशोधन 43वें 44वें के द्वारा कई संविधान संशोधनों को खत्म कर दिया गया जो 42वें संशोधन में हुए थे, लेकिन मूल कर्तव्य को जनता पार्टी की सरकार ने खत्म नहीं किया। इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चाहे उस समय कांग्रेस की सरकार थी या दूसरी सरकार थी, मूल कर्तव्य एक ऐसा प्रावधान है जिसको दोनों दलों का समर्थन प्राप्त हो गया। वरना बहुत सारे प्रावधान थे जिसको कि बाद की सरकार ने, बाद की संसद ने हटा दिया था। तो मूल कर्तव्य एक ऐसा प्रावधान है जिसको संसद के सभी दलों का समर्थन एक तरह से प्राप्त हो गया। अगले स्लाइड पे आ जाए। सबसे पहले उद्देशिका में आते हैं, और उद्देशिका में हमने कहा है कि जो जितनी बातें हमने कही है, मिसाल के तौर पर ले ले कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मिसाल के तौर पर ले ले कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा। इसके बाद में क्या कहा गया है? बाद में कहा गया है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है और इसमें लिखा भी है, कि हम क्या कर रहे हैं? सोलेमली प्रॉमिस कर रहे हैं, हम दृढ़ संकल्प होकर, हम दृढ़ संकल्प ले रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जब आप प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा का मतलब ये होता है कि हम तैयार हैं, हमको कर्तव्य है। ये कहते ना, प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमने वचन दिया है इस संविधान में, पहले ही पृष्ठ में हमने वचन दे दिया है सारे देश को। ये सरकार को नहीं कहा गया है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग इसको स्वयं को अर्पित करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है केवल, सरकार की जिम्मेदारी भाग 3 में है और जगह पर है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि यहां जो बातें कही गई है उसको हम पूरा करें, क्योंकि हमने दृढ़ संकल्प लिया है। संकल्प पूरा करना हमारा एक कर्तव्य है। इसलिए भी शायद उस समय यह कहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम चले आए मूल अधिकारों में चले आए। हमने हमेशा सुना है मूल अधिकार वास्तव में राज्य के ऊपर नियंत्रण है, लेकिन हम देखेंगे ध्यान से तो कई मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो व्यक्ति पर भी लागू होते हैं। मिसाल के तौर पर 15(2) ले लीजिए आप। 15(2) राज्य पर भी लागू है और व्यक्ति पर भी लागू है। जहां यह बात कही गई है कि जो है आप जो सार्वजनिक स्थान है, कुएं हैं, घाट हैं, उन स्थानों पे कोई व्यक्ति, मैं भी नहीं मना कर सकता किसी को आने से। अगर मैं मना करूंगा सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक मंदिर पे, सार्वजनिक जो जगह है, तो वह भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। वो केवल राज्य के विरुद्ध लागू नहीं है। दूसरा अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता के विरुद्ध, अस्पृश्यता का समूल नाश किया जाता है। यह किसी केवल राज्य के विरुद्ध नहीं है कि राज्य ही डिस्क्रिमिनेट करेगा, राज्य ही जब ऐसी बात करेगा तो हमने भी अगर ऐसा किया तो मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया। तो हमारी ड्यूटी है नॉट टू डू दैट। 23 पे आ जाए, वह भी केवल राज्य पे लागू नहीं है, वह भी व्यक्ति पे लागू है। अगर हम शोषण करते हैं किसी का, तो वह व्यक्ति भी सीधे मौलिक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वहां यह क्वेश्चन नहीं हुआ कि राज्य के विरुद्ध नहीं है। तो ये 3 जो कम से कम ऐसे हैं जो मुझे दिखते हैं कि ऐसे अधिकार हैं जो हमारे ऊपर, अपोजिट पार्टी के ऊपर कर्तव्य निर्धारित करते हैं अन्य मौलिक अधिकारों की तुलना में। बाद में हम जानते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति एक बनी थी। स्वर्ण सिंह समिति ने इस मौलिक कर्तव्य को अंदर जो है इनकॉर्पोरेट करने को कहा। नए समितियों में वर्मा समिति बनी थी, जेएस वर्मा समिति बनी थी, ईरानी महोदया की भी एक समिति थी। और इसमें बहुत एम्पल मटेरियल है कैसे इसको इन्फोर्स किया जाए इस बात को लेकर। इसके उपयोग को लेकर कई निर्णयों में बातें कही गई है। 2 निर्णयों का विशेष रूप से जिक्र करूंगा। एक विजय इमैनुअल का निर्णय है। विजय इमैनुअल के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर चर्चा की कि क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है? तो कहा साफ साफ मौलिक कर्तव्य है हमारा
देश के संविधान, देश के जो एम्ब्लेम है, देश की जो चीजें हैं, उनके उनके जो है उसके सम्मान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन एट द सेम टाइम यह भी कहा गया कि सम्मान जो है कोई बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करने की चीज नहीं है, जिसको कहते हैं ना कीपिंग इट ऑन स्लीव्स। अगर कोई व्यक्ति सम्मान करता है और किसी कारण से, किसी विश्वास के कारण वो खड़ा नहीं होता राष्ट्रगान के समय, तो उसको हम असम्मान नहीं कहेंगे, क्योंकि उस मामले में उन्होंने कहा था कि हमने जो है सम्मान किया है। वैसे ही ये आश्चर्य की बात है कि यह मामला अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि यह मामला संविधान पीठ को दिया गया था, अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं आया। दूसरा मामला है रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। रंगनाथ मिश्रा जो पूर्व चीफ जस्टिस थे, उन्होंने स्वयं ही एक लेटर लिख दिया था सुप्रीम कोर्ट को और कहा था मौलिक कर्तव्यों को हमें इन्फोर्स करना चाहिए। वो एक ऐसा मामला, इस तरह कई मामले हैं जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों को कैसे लागू किया जाए। तो मौलिक कर्तव्य वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इंटरप्रिटेशन में कई जगह उपयोग किया है। एक बात जो और कहूंगा मैं कि वास्तव में इसकी जो हम लोग जब बात करते हैं कर्तव्य की, तो कर्तव्य का मतलब क्या है? कर्तव्य का मतलब नैतिकता है। पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य होता है। शिक्षक का अपने विद्यार्थी के प्रति, विद्यार्थी का अपने शिक्षक के प्रति धर्म होता है, और धर्म को ही कर्तव्य कहा गया है। हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा में जो धर्म शब्द का यूज हुआ है वो रिलीजन के लिए नहीं हुआ है, वो कर्तव्य के लिए हुआ है। ये उसका कर्तव्य है। लेकिन क्यों आखिर उस कर्तव्य के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा काम कमजोर हुआ? उसका शायद मैं समझता हूं एक बड़ा कारण है कि जो पश्चिम से स्वतंत्रता का आंदोलन चला, जिसको हम वेस्टर्न लिबर्टी कहते हैं, उस वेस्टर्न लिबर्टी ने जो व्यक्ति है उसको केंद्र में रखा। उसने कहा केंद्र में व्यक्ति रहेगा, उसकी चॉइस, वो इंडिविजुअल की चॉइस जो है सिग्निफिकेंट है, सोसाइटी से बहुत लिंक नहीं है। हमारी व्यवस्था में उल्टा रहा। हमारी व्यवस्था में यह रहा कि सोसाइटी के लिए व्यक्ति को अपनी चीज को कुर्बान करना चाहिए, और एक बड़ी व्यवस्था के लिए सोसाइटी को हम कुर्बान कर सकते हैं। कुर्बान करने का मतलब खत्म नहीं कर देना है। तो जैसे अब वेस्ट में क्या आया, आई हैव ए राइट टू चूज, तो आई कैन चूज एनी ड्रेस आई लाइक, हु आर यू टू इंटरफियर? दिस वाज नॉट द केस इन इंडिया. India always expected that yes, you have a right to choose your dress, you have a right to choose your food, you have a right to choose your partner, but the way society not permits, but society reasonably feels. If the society goes, maybe does something which is unlawful, illegal, that is not permissible. लेकिन हम कैसे कपड़े पहनेंगे, हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, किसके साथ रह सकते हैं, किसके साथ नहीं रह सकते हैं, इसको लेकर वेस्टर्न लिबर्टी की जो भावना या धारा चली है, उसमें से जो अच्छी चीज है उसको हमको ग्रहण करना है। जैसे कहते हैं ना, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए, कि वेस्ट से जो अच्छी चीज आ रही है उसको हम ग्रहण करें, और वेस्ट से जो बहुत सारी चीजें हैं जो वहां के लिए प्रॉब्लम क्रिएटर हो रही हैं, हमको उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये नैतिकता यानी मोरालिटी और लिबर्टी को, इसके बीच जो कंपटीशन का भाव दिखाया जा रहा है, और कई बार लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये नैतिकता जो है ये दिस इज one of the things that is coming in between the liberty, that I don't think is the correct proposition. देखिए अगली स्लाइड है क्या? यस, आखिरी जो है मैं कहूंगा कि क्या इसका रास्ता, वे अहेड क्या है यहां से आगे जाने का? वे अहेड क्या है? एक तो संविधान में हमने प्रावधान कर दिया। पहले तो लोगों ने सोचा इसकी जरूरत नहीं है, बाद में चाहे जिस मंशा से ये प्रावधान आ गए, लेकिन आप देखेंगे कि जेएस वर्मा समिति ने कहा है कि देश की आजादी के इतने साल बाद भी हम देख रहे हैं कि मौलिक कर्तव्यों के लेवल पर काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि कानून इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप एक सीमा के बाद नहीं कर सकता। उसको जितना करना था उसने किया। अब क्या करना है? करना यह कि पहले तो यह समझना है कि ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये कोई नैतिकता की बात नहीं रह गई केवल। 1976 के बाद हम सबों का ये विधिक कर्तव्य, कानून जो है चाहता है कि हर नागरिक के ऊपर ये 11 जो कर्तव्य है लागू होते हैं। वो 11 कर्तव्य बहुत स्पष्ट है। वो देश के प्रति है, व्यक्ति के प्रति है, वो रिफॉर्म की भावना, जैसे 2H को आप देखें तो वहां कहा गया स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हम इंक्वायर करें, एक दूसरे से इंक्वायर करें कि क्यों हो रहा है, बट नॉट जस्ट टू इंक्वायर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लाइक प्रेस रिपोर्टर, नॉट जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, बट 2H बाद में कहता टू रिफॉर्म, नॉट ओनली इंक्वायर, नॉट ओनली क्रिटिसाइज, but also suggest way to reform, because asking question is probably the easiest task one can do. Reform, do you have any suggestion to reform? Yeah, this is duty, the word speaks like that. तो हमारा रिफॉर्म कैसे हो? हम समझते हैं कि ये जो आज जो बात हो रही है ये इसी दिशा में हो रही है कि कैसे हम यहां से आगे बढ़ सकें। मैं 2 उदाहरण दूंगा छोटा सा। यदि हम समझते हैं कि हम बहुत एनलाइटेंड सिटीजन है, तो घर है,
घर में हमारे, हम अपने घर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि नागरिक होने के नाते हर जगह ये चीज लागू होती है। घर में हमारा खाना, कितना खाना हमारा बर्बाद होता है, ये कोई नैतिकता की बात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, कस्टम की बात नहीं है, ये कानून में है, कानून के प्रावधानों में है कि ये चीजें बर्बाद नहीं होनी चाहिए। कितना खाना हमारा बर्बाद होता है। कूड़े का निस्तारण हम कैसे करते हैं, लॉ है ऑलरेडी हमारे पास, पर इतना बड़ा देश है, उसमें जो जो लॉ है वो किसी एक व्यक्ति के लागू करने से नहीं होगा। ये तो रथ है, रथ के दो पहिए हैं, एक पहिया सरकार है, दूसरी पहिया जनता है। एक पहिया अगर चलेगा, दूसरा पहिया नहीं चलेगा, तो रथ तो आगे नहीं बढ़ेगा कभी भी। तो ये दोनों पहियों को चलना होगा। तो कूड़े का निस्तारण कैसे होता है? अब मुझे पता है कि उसमें कई तरह की कठिनाइयां हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर एक हिस्सा ऐसा है जिसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पे किया, रोज करते हैं। कितने पॉलिथीन का प्रयोग करते हैं? हाँ, सब्जी लेने जाते हैं, कई बार जो है घर में भी मैंने लोगों से बात की, दोस्तों से बात की है, भैया सब्जी लेने गए, मैं अपना झोला लेकर गया हूं, अपना बैग लेकर गया हूं, जो सब्जी देने वाला है वो खुद ही जो है उसको पॉलिथीन में डालने लगता है। मैंने मना करता हूं, वो खुद तैयार है देने को। ये पिछले 30-40 सालों में ऐसी आदत हो गई है जिसको हम कहते हैं बर्नआउट, प्रोफेशनल बर्नआउट कहते हैं। एक्सेप्ट कर लिया है सिस्टम को, एडेप्ट कर लिया है, क्योंकि लोग मांगते भी हैं। एक छोटा सामान लेंगे, एक पॉलिथीन दे दीजिए हमें साथ में। मैं कहीं को बोलता हूं कि भाई क्यों इसको मांग रहे हो, जरूरत क्या है आपके पास, तो आप सामान लेके जा सकते हो। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो ठीक है। तो पॉलिथीन जैसी चीज है। और मैंने गेस किया कि अगर हर शनिवार के शनिवार मैं मार्केट जाता हूं और सब्जी लाता हूं, तो कम से कम 20-25 पॉलिथीन के थैले हो जाते हैं। और अगर मैं अपने थैले में लेता हूं तो 3-4 जो ऐसे थैले हैं वो रहते हैं, बाकी थैले सब्जी में आते हैं। तो एक हफ्ते में मैं करीब 25 पॉलिथीन के थैले की बचत कर सकता हूं। आप सोच सकते हैं हर 52 हफ्ते आते हैं। ये छोटी सी शुरुआत है। इसके लिए सरकार कोई पुलिस नहीं लगाएगी, इसके लिए सरकार कोई दरवाजा खटखटाएगी नहीं रोज रोज जाकर, इसके लिए कोई अलार्म नहीं बजाया जाएगा। ये तो हमें करना होगा। क्यों? क्योंकि हम सबका मौलिक कर्तव्य है। अगला उदाहरण है, हमारे साथ जो सहयोगी हैं उनसे कैसे बात करते हैं। क्या उनकी भी चिंता करते हैं? हमारे मेड सर्वेंट है, शायद जिनके बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा। एक दिन के लिए हम सोच लें बिना मेड सर्वेंट के कितनी दिक्कत होती है। हमारे चालक हैं, ड्राइवर हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको उनके जो सरकार की स्कीम उनके तक मिल रही है कि नहीं मिल रही है, थोड़ी उनकी चिंता करना भी हमारे मौलिक कर्तव्य का पार्ट है। हा? दूसरा उदाहरण देता हूं जो बाहर का है। हम मेट्रो में जाते हैं, एक बैठे हुए हैं, कुछ सीटें बनी है जो हम उनके लिए बनी है, जो 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 सीनियर सिटीजन है, जो सिख हैं, जो महिलाएं हैं, वहां बैठे हैं। हम उठ जाते हैं, ये अच्छी बात है, ये कोई हम कोई ये उपकार नहीं कर रहे हैं, ये तो रिक्वायर्ड है, वहां लिखा भी है, कर्तव्य भी है हमारा। पर हम एक ऐसी सीट में बैठे हैं जो उनके लिए रिजर्व नहीं है। क्या तब भी हम उनके लिए सीट छोड़ पा रहे हैं? मेट्रो में हर रोज का अनुभव होगा हमारा, और हम देखते हैं कि वो खड़े रहते हैं, एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं अपने बच्चों के साथ भी हैं। मेरा अनुभव है कि 80% टाइम लोग वहां खड़े नहीं होते। ठीक है, कभी कभी तो उनमें से कुछ लोग झगड़ा भी करते हैं कि महिलाओं के लिए तो पहली वाली आपको रखा ही है, पहली मेट्रो, पहली वाली जो कोच है महिलाओं के लिए, आप वहां क्यों नहीं जाती हैं? ठीक है, तो अगर हम इनलाइटेंड सिटीजन हैं तो हम उनके लिए भी जगह दे सकते हैं। पर दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आई वुड गो टू फर्दर। कैन यू आर्ग्यू फॉर देम और नॉट? आप खड़े हैं और क्या आप जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप इनको जरा बैठने की सीट दे दीजिए? अगर आप कर रहे हैं तो अपने मौलिक कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। कोई नैतिकता की बात नहीं है कि हमारा धर्म है, हमारा नैतिकता है मेट्रो का। आखिरी उदाहरण दूंगा सिगरेट को लेकर, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है मेरे साथ। मैं चला जा रहा था अपने एक ऑटो में, शेयरिंग ऑटो में जा रहा था, और सामने बैठा एक साहब थे, वो सिगरेट पीना शुरू कर दिए। तो ड्राइवर साहब ने कहा कि भैया आप सिगरेट मत पियो यहाँ पे। उन्होंने कहा तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? बोला नहीं आप उतर जाइए। अब वो झगड़ा करने लगे। एक ड्राइवर जो है, ड्राइवर की क्या हैसियत की वो जो है बोल दे। तो सब लोग बैठे थे, सब लोग शांत थे। हमने कहा भैया गलत बात नहीं कह रहे हैं, आप जो है सिगरेट अगर पीना हो तो आप थोड़ी देर बाद पीजिए या बाहर निकल के पीजिए। बोले आप क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत हो रही है, ये तो इलीगल भी है, आप जान लीजिए, और ऐसा नहीं करिए। देखिए हमें भी लग रहा, वहां थोड़ा सा झगड़ा करना पड़ा, और वो व्यक्ति एडमेंट था कि कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि एक तो क्या है कि क्या हम देख रहे हैं किसी को, तो क्या हम मना कर सकते हैं? अगर मना कर सकते हैं तो वी आर वन हेड। दूसरा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो क्या हम उसका सपोर्ट भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? एंड आई हैव सीन मेनी टाइम्स कि वी डू नॉट कम आउट ऑफ सपोर्ट, busy in seeing what is there in WhatsApp and Facebook and others in metro stations and various places. So these are some of the small things that we can do at our end and make this great constitution a reality. Thank you very much for inviting me. Thank you.